देखिए इसमें भी मुझे खुशी है आपके साथ, इसलिए वक़्त ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को वक़्त देता हूँ, मिलते हैं। जी। लेकिन आपकी इस मुलाकात से ना ये मुलाकात बहुत सारे लोगों तक जाएगी। ये बातें ऐसी हैं कि अगर लोग इसको सुनेंगे, अगर बहुत सारे लोग इससे समझ जाएँगे ना, तो ये एक आम बात नहीं होती है। यही रहता है क्योंकि असेंबली के अंदर हमने 1.5 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल देखना है। वहाँ आप मज़ाक करने के लिए नहीं गए, वहाँ पे आपके पास विज़न होना चाहिए। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप असेंबली के अंदर जाने के काबिल नहीं है। ये तो लोगों की गलतियां रही है, फिर जिन लोगों ने ऐसे लोगों को वहां पर पहुंचाया जिनके पास विजन नहीं है। अभी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कई सालों से माइनिंग जो है इलीगल है ना, लेकिन फिर भी माइनिंग हो रही है। अगर उसको लीगल किया होता तो शायद 50-50 रुपये ही अगर एक ट्राली का आता, एक डंपर का आता, तो यकीनन खजाने में कुछ जाता और उस रेवेन्यू से हम कुछ करते। लेकिन ना ही उसमें रेवेन्यू जा रहा है, वो एक अलग ही कोई तंजीम है, ना वो मुल्क को दे रही है ना वो स्टेट को दे रही है, बस अपने घरों को भरने के लिए कोशिश की जा रही है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने कहा मुझे एक 85 साल वाला बुजुर्ग लाकर खड़ा कर दो, आप उससे पूछना, आप भी तो ये पॉडकास्ट बना ही रहे हो, आप किसी एक इंसान, बुजुर्ग इंसान से पूछना, उसको पूछना आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन रहा है। वो हमसाये की बात नहीं कर, हमसाये का मे भी हो भी सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएगा अपने रिलेशन में, परिवार के अपने परिवार में से उसका दुश्मन, आपका दुश्मन मैं नहीं हो सकता हूँ, चाहे आप हिंदू में मुसलमान हो, और हिंदू का दुश्मन मुसलमान है ही नहीं मरते दम तक जी। उसका गांव के बाहर कोई दुश्मन है ही नहीं। पता कर लेना, अगर कोई एक आदमी ऐसा निकलेगा मुझे बता देना। मैं कह रहा हूँ कि हम किस सोच से हैं, मतलब हम जानते हुए भी अनजान कैसे बन रहे हैं। इंसान जो मरने की कगार पे इस वक्त 80 साल का भी है ना, उसको भी पूछ लेना, यकीन जानना, वो बताएगा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे परिवार में से और मेरे खून में से। धर्म हमारे दुश्मन नहीं है, बस हमारी सोच हमारी दुश्मन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे साथ महराज मलिक हैं। सर कैसे हैं आप? बस दुआ आपकी, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। सर, जम्मू एंड कश्मीर के में शायद ही कोई होगा जो आपके बारे में जानता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपकी शुरुआत से पहचान करवाना चाहेंगे अपने ऑडियंस से। डोडा को कैसे देखते हैं आप? हाँ देखिए, डोडा बहुत खूबसूरत है जी। और डोडा के एक छोटे से गांव इलाके से आते हैं। उस इलाके में हम अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, बचपन गुजरा है जी। हमारी तालीम वहाँ से हुई है। तो पहाड़ी इलाकों में बसे थे, बस शहरों में भी आया जाया रहता था, चलते थे, माहौल भी देखे, लेकिन फिर भी गांव अच्छा था, डोडा अच्छा है। जी बिल्कुल। सर, आप पॉलिटिक्स में आए, सियासत ने आपको चुना है या आपने सियासत को चुना है? नहीं, मैंने चुना है, खुद चुना है। जी। क्योंकि ऐसा था, हर कोई पढ़ रहा था, इसलिए कि हम पढ़ने लिखने के बाद बड़े हो जाएं, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, और वो सिर्फ इसलिए कि हम ना नौकरी अच्छी मिल जाए, अपना परिवार घर बेहतर हो, मतलब जिंदगी बेहतर हो, तो इसके लिए पढ़ाई की जाती थी। हमारे इलाके में भी ऐसा ही था। बट जब मैं भी पढ़ रहा था, मेरा तो माँ बाप का सपना था मैं पढ़ूं, बट जब पढ़ते पढ़ते बड़ा हो गया तो फिर बड़े होके थोड़ी समझ आ गई कि पढ़ाई क्यों होनी चाहिए। हर कोई दुनिया के पीछे भाग रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा हट के अपना कोई ऐसा काम किया जाए, क्योंकि जिंदगी एक बार आती है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका खात्मा भी होता है, इंसान को दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जो बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, कुछ लोगों की तारीख रही जिन्होंने कुछ किया। तो हमने भी चाहा कि नौकरी से बात नहीं बनेगी, कुछ ऐसा करना है ताकि जो वक्त जिंदगी में मिले वो एक अच्छा खूबसूरत हो, और किसी के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, आवाम के लिए, मुल्क के लिए, स्टेट के लिए, ताकि लोग याद करें जाने के बाद। और अब उस वक्त तक पहुंचने से पहले वो काम करना था, तो इसलिए पॉलिटिक्स को चुना।
जी, तो अभी तक जितना भी आपका सफ़र रहा है 4 या 5 सालों में, आपको लगता है कि आप उस मुकाम तक पहुँच रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, ये मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, तो करने के लिए अभी आपने वो किया नहीं और अभी उस मुकाम पे आप खड़े नहीं हैं। हुँ, मैं उस मुकाम पे खड़ा नहीं हूँ जहाँ से मैं करूँगा, अभी तो मैं लड़ रहा हूँ। हुँ, ये लड़ने का वक़्त नहीं चाहिए, जिन लोगों से मैं लड़ रहा हूँ, वो उनका कंट्रोल अभी चाहिए, है हुँ, ना? बिल्कुल। तो अभी तो वो वक़्त नहीं है, हुँ, ऐसा है कि कोशिश है हुँ, और अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो यकीनन जहाँ तक वो ख़्वाहिश है, उम्मीद है, तो जी। सर सफ़र के बीच में ना हमारे जो अपने रहते हैं, माँ-बाप रहते हैं, हम उसको थोड़ा बैक सीट पे रखते हैं। तो आपका इस पॉइंट पे आपके घर वालों के साथ, आपके इर्द-गिर्द लोगों के साथ कैसा है? देखिए, माँ-बाप हों या परिवार हो, हुँ, हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी है और ज़िंदगी में हर इंसान का अपना एक मकसद है। जो माँ-बाप करता है, वो बेटा नहीं करता है और ये कॉमन बातें हैं। अगर आप किसी भी घर में चले जाएँगे, हुँ, तो आपको दिखेगा, हुँ, क्योंकि जो माँ-बाप करते आ रहे हैं, वो बेटा नहीं करता है हुँ, ना? तो हर माँ-बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद मुझसे बेहतर हो, लेकिन उसको भी ये पता नहीं होता है कि करेगा क्या, हुँ, है ना? तो हमारे माँ-बाप भी थे, उनका मगर यहाँ का शौक नहीं था, हुँ, पॉलिटिक्स नहीं चाहते थे, हुँ, बट करना पड़ता है, अब कुछ नया करना है हुँ, तो स्ट्रगल तो है, मुश्किलें तो है, जी, मुश्किलों के बगैर ज़िंदगी नहीं है हुँ, ना? मुश्किलें बहुत देखी हैं मैंने और मैं मुश्किलों से लड़ा हूँ, हुँ, हालात से लड़कर मैं निकल कर आया हूँ। हुँ, ऐसा नहीं है कि सीधा आज असेंबली में हूँ तो आज खड़ा होके बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लगता है कि पता नहीं आज आया है तो आज ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। हुँ, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो इससे ज़्यादा तेज़ था मैं, हुँ, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आज असेंबली में आया हूँ तो बस बात कर रहा हूँ। ऐसा था कि जब मैं कुछ भी नहीं था, मैं तब भी इससे बहुत ज़्यादा बोलता था हुँ, और जब बड़ी-बड़ी ताकतें थी, उनके खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत करता था हुँ, और उन ताकतों ने रोकने की बहुत कोशिश की, हुँ, लेकिन मैं हटा नहीं। हुँ, बाहर निकलने के बाद फिर लड़ा, जी, फिर लड़ते रहा और चलता रहा। एक वक़्त आ गया जहाँ थोड़ा-सा लोगों को समझ आने लगी, हुँ, मेरी बात को मानने लगे, हुँ, क्योंकि लोगों के दिलों में खौफ था, है ना? जो बड़ा था बस उसका डर आम आदमी में हुँ, था। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हम किसी के घर खाते हैं नहीं, है ना? अपने ही परिवार में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े और हम ना अगर किसी की नहीं मानते तो अपने घर वालों की नहीं मानते। हुँ, लेकिन बड़ा आदमी प्यार से बात करे तो हम उसको उम्र भर देखते हैं कि नहीं उसने मुझे इज़्ज़त से बात की। जी, उससे ज़्यादा इज़्ज़त से हमारा परिवार ख़्याल हुँ, करता है। लेकिन हम परिवार की फ़िक्र नहीं करते, उनसे नहीं डरते हैं। हुँ, लेकिन एक बड़ा आदमी ना वो हमें कुछ देता है, ना कोई उससे मतलब होता है, प्यार से एक बारी बात क्या करके उसका खौफ दिलों के अंदर रहता है। हालाँकि उसको काम के लिए भेजा होता है। हुँ, माँ-बाप, परिवार काम के लिए नहीं होता है, लेकिन परिवार अपना एक फ़र्ज़ निभाता है। जी, और वो जो बड़ा आदमी है, उसका खौफ लोगों के दिलों में था, मेरे दिल में नहीं था। क्योंकि मैं समझता था इस बात को कि यार ये कौन लोग हैं? अगर मैं अपने घर में शाम को आता हूँ, अपने परिवार में अपने हिस्से की खाता हूँ, अपने माँ-बाप के यहाँ बैठता हूँ, हुँ, तो मैं इनसे क्यों डरूँ अगर मैं लोग अपने घरवालों से नहीं डरता हूँ, है ना? तो एक माहौल था, एक माइंडसेट था, उसे ठीक करना मैं समझता था। वक़्त हुँ, लगा, मुश्किल हालात रहे, लोग पहले नहीं समझे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त चलता गया, बदलता गया और एक वक़्त आया, आज तो बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं और जी, मान भी रहे हैं। अभी मान नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ सोच रहे हैं। एक हुँ, वक़्त आएगा फिर से हुँ, पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ मेरे लोगों ने मुझे चुना, अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक माहौल आएगा, एक जी, वक़्त आएगा जब एक रेवोल्यूशन आएगा, हुँ, बड़े पैमाने पे और इस रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। ये कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जी, क्योंकि मेरा भी सपना था कि जो माहौल है उसको ठीक करना हुँ, है ना? तो उस माहौल को ठीक करने के लिए किसी एक को तो खड़ा होना था, है हुँ, ना? तो बिल्कुल, खड़ा होने के लिए वो मुश्किलें झेलने वाला भी आदमी चाहिए था, जी, है ना? बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जिसको भी अ, रोकना चाहा तो अपनी ताकत से, अपने वजूद से, अपने हरबों से हुँ, रोका, पर मैं रुका नहीं, मैं हुँ, वहाँ से भी निकल आया। आप यूँ समझ लीजिए भट्ठी में डाला हुआ ना फिर भी निकल आया बाहर। तो जो वहाँ से निकल कर आएगा तो यकीनन हुँ, रेवोल्यूशन तो लिखना पड़ेगा। अब रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है, अब आहिस्ता-आहिस्ता देख लीजिए। जी। आपको लग रहा है कि माहौल बदल रहा है? हाँ, नहीं बदल नहीं रहा है, बदलेगा, बदलना है। हुँ, अभी सोच रहे हैं लोग नहीं, उसके बारे में? लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ वो ज़रूरी है।
देखिए, अगर बदल नहीं रहा है, मुझे बदलना है। हमने तो ये ठान लिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे संघर्ष को 15 साल, अगर 15 साल किसी ने कहा कि आप थोड़ा ना मतलब आपको बर्दाश्त का जिगरा नहीं है, फिर मैंने उस आदमी को कहा, यार क्या बात कर रहे हो, 15 साल जिस आदमी ने इंतजार किया और आप उसके सब्र के पैमाने को और कितना मापना चाहोगे? ऐसा नहीं है। सब्र है, वक्त का इंतजार है और कोशिश भी है, ऐसा नहीं है। अगर आपको मंजिल की ओर जाना है, आपने मंजिल की ओर चलना भी। आप कहोगे नहीं मंजिल पे खुद पहुंच जाएंगे ना, कोशिश करनी है, संघर्ष होगा और यकीनन आप पहुंच ही जाएंगे। अगर आप मुझसे बहुत पहले मिलना चाहते थे, आपने तब कोशिश की, आज तो मिल ही गए ना। अगर की नहीं होती ना तब ना अब, तो कहाँ मिलते, है ना। तो जब आपका मंजिल आपके सामने हो ना, कोशिश करेंगे तो हो ही जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो दुनिया के अंदर जो इंसान नहीं कर सकता है। सर, असेंबली में जो महराज मलिक दिखता है, असल में वो वैसा ही है? देखिए, जहां पर लोगों के मसाइल का हल होगा ना, और अगर वो आदमी ना करे, तो देखिए ये वक्त के हालात होते हैं। आप किन हालात में कहां पर हो और कहां से कौन से मसाइल आप कर सकते हो। तो अगर असेंबली की बात है, असेंबली के अंदर वो चेहरे थे, वो चुने हुए लोग थे, जिसमें भाजपा भी थी, तो उन लोगों को कैसे मैं बर्दाश्त करता जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इस माहौल में लाकर खड़ा किया, है ना। तो आप भी अगर मेरे साथ बात ही कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात करेंगे, तो आपका जो बात करने का तरीका और शायद हमारा भी ऐसा सवाल अगर आप पूछेंगे या ऐसी बात बोलेंगे, तो हमारे जवाब में भी और अल्फाज में भी मतलब ना तब्दीली तो आएगी। यही रहता है, क्योंकि असेंबली के अंदर हमने 1.5 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल देखना है। वहां आप मजाक करने के लिए नहीं गए, वहां पे आपके पास विजन होना चाहिए। अगर आपके पास विजन नहीं है, तो आप असेंबली के अंदर जाने के काबिल नहीं है। ये तो लोगों की गलतियां रही है, फिर जिन लोगों ने ऐसे लोगों को वहां पर पहुंचाया जिनके पास विजन नहीं है। आप एक पॉलिसी मेकर हो, है ना, आप एक कानून साज हो। वहां पर आपने देखिए, ऐसा होता है कि जब आप स्कूल जाते हैं ना, स्कूल के अंदर एक करिकुलम दिया होता है, उसमें लिखा होता है कि ये नसाब है, ये आपको पढ़ना है, लेसन है, उसका जवाब भी उसी लेसन में होता है। लेकिन जब आप असेंबली में जाते हैं, वहां पर जो चीजें होती हैं, आपने उसका जवाब वैसा नहीं देना है, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना है, ताकि उससे भी बेहतर क्या किया जा सकता है। उसके लिए होते हैं असेंबली, उसके लिए होते हैं पॉलिसी मेकर्स, उसके लिए होते हैं लीडर्स। अगर आपके पास वो विजन नहीं है, अगर आप उससे बेहतर डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है वैसे लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। सर, असेंबली में कुछ मुद्दे उठे हैं, कुछ अभी रहते हैं, जैसे डेली वेजेस की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, और कुछ मुद्दे जैसे बिल्कुल भी नहीं छुए गए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा यूथ नहीं कोई नौकरी ले पा रहा है। देखिए, मैंने आपको एक ही बात कही, यहाँ जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ आवाम है। 1.5 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल तय करने वाले 90 लोग हैं। 90 में से सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं। सरकार में आप 50 लोगों की बात करें या 52 लोगों की, उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का मतलब ये जो जितना भी टाइम रहता है 5 साल का, उन्होंने ही तय करना है। जहां तक बेरोजगारी की बात है, तो रोजगार कैसे पैदा किया जा सकता है, ये काम भी वही लोग कर सकते हैं। या कैसे करना है, कैसे मुमकिन होगा, तो ये भी उन्हीं लोगों। मैंने कहा ना, पॉलिसी मेकर्स, वो विजन होना चाहिए। मैंने उसमें, अगर आपने बड़ी बारीकी से देखा होगा असेंबली का सेशन, मैंने वहां पर वो सारी चीजें बताई हैं जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करके इस माहौल को, इस दलदल से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो आप अगर सरकार में, तो मैं हिस्सा हूं, अगर शायद मेरे पास होता तो शायद मैं, जैसे अभी मैं छोटी सी बात बताऊंगा, अभी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कई सालों से माइनिंग जो है इलीगल है ना, लेकिन फिर भी माइनिंग हो रही है। अगर उसको लीगल किया होता, तो शायद 50-50 रुपया ही अगर ट्राली, एक ट्राली का आता, एक डंपर का आता, तो यकीनन खजाने में कुछ जाता और उस रेवेन्यू से हम कुछ करते। लेकिन ना ही उसमें रेवेन्यू जा रहा है, वो एक अलग ही कोई तंजीम है, ना वो मुल्क को दे रही है, ना वो स्टेट को दे रही है, बस अपने घरों को भरने के लिए कोशिश की जा रही है, और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार को, मैंने ये चीजें बताई हैं, और ये जो कैजुअल लेबरर्स का मसला है या नौजवानों का मसला है, मेरा एक मानना है, जो दुनिया के अंदर इंसान आया है, उसे बेहतर जिंदगी देने का मकसद सरकार का होना चाहिए। वरना अगर सरकार आवाम के बारे में नहीं सोचेगी, तो फिर मुख्यमंत्री बनाने का क्या मकसद। फिर तो हम अपने घर से काम कर ही रहे हैं, अपने घर की जिम्मेदारी कर ही रहे हैं, रोजगार हम खुद ही कमा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार
ये चीजें आवाम को नहीं दे सकती है, ये आवाम की मजबूरियों का हल नहीं निकाल सकती है, तो फिर बादशाह हूँ या नेता हूँ, तो वैसी सरकारों का, वैसे नेताओं का या वैसे महाराजाओं का क्या मकसद रहता है ना। पॉलिसी बनाना सरकार का फर्ज होता है। देखिए, एक घर एक आम आदमी बना सकता है, घर की फिक्र कर सकता है, परिवार की फिक्र कर सकता है, लेकिन जो चीजें एक आम आदमी नहीं कर सकता है वो चीजें सरकार को करनी होती है। जैसे एक हॉस्टल है, हम लोग तो हॉस्टल बना नहीं सकते आम लोग, लेकिन हॉस्टल को मेंटेन रखना और उससे डिलीवर करना, इसीलिए हम टैक्स भरते हैं ताकि ये सरकार इसकी देख रेख करे। स्कूल है तो स्कूल के बारे में वो लोग सोचे, है ना, क्योंकि एक आम आदमी स्कूल नहीं बना सकता है ना। स्कूल बनाने, ये चीजें सरकार को करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर हैं उनके रोजगार के बारे में, जिन लोगों ने जन्म लिया है, अगर वो आज भी परेशानी, दुनिया के अंदर भी परेशानी होगी, मौत के बाद क्या होगा, तो उसके बारे में भी सोचते रह जाएंगे, तो सोचते सोचते जिंदगी नहीं कटनी चाहिए। जी। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी आम आदमी की है। आपने कभी सोचा कि दूसरी पार्टी में जाना चाहिए या यही ठीक है? नहीं, देखिए, आपने क्यों चूज किया? देखिए, मैं चाहता था कि जमीनी सतह पर बदलाव कैसे आए, और उस बदलाव को कर कौन सकता है। जब दिल्ली के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ और वहां से बातें उठी कि बिजली जो है फ्री होनी चाहिए, है ना, जब पानी कहा कि पानी हर घर में होना चाहिए और सबको अच्छा पानी हो, फ्री होना चाहिए, शिक्षा की बात हुई, बेहतर तालीम होनी चाहिए, मतलब अच्छी तालीम। एक तो होता है ना, स्कूल इन्होंने खोल दिए, भेड़ बकरियां भी वहां बैठना पसंद नहीं करते। दूसरा हो गया हेल्थ का निजाम, जिसके बारे में मैंने बात की, सरकार वो काम करे जो एक आम आदमी नहीं कर सकता और वो अच्छी चीजें हों। तो उसके बारे में अरविंद केजरीवाल का एक सपना रहा था दिल्ली के अंदर, और जब वो बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि आदमी जो बोल रहा है ये करेगा। तब वो कुछ नहीं थे, है ना, लेकिन इंसान की बातों पे यकीन आ जाता है। जैसे मुझे आज लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, वो भी कहते हैं महराज ईमानदार है ना, क्योंकि किसी की बात से पता चल जाता है ये बात कैसे बोल रहा है। इंसान पकड़ा जाता है। जब आप झूठ बोलोगे ना, तो आपके झूठ से वो अल्फाज दिखते ही हैं, है ना, लड़खड़ाएंगे या दिखता है। लेकिन जब इंसान दिल से बात करता है ना, तो अगला समझ जाता है, चाहे 100 में से 50 ही लोग, लेकिन उनको भा जाता है, नहीं यार ये बात तो सही है ना। तो मुझे वो लगा कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, और जिस नस्ल की हम बात कर रहे हैं या जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने की एक उम्मीद की किरण मुझे देखी। तब मैं बहुत छोटा था, उतना भी नहीं था, लेकिन मैं अरविंद जी की पॉलिटिक्स से बहुत पहले सियासत में आया था। अच्छा। हाँ, मैं गालबन 2007-8 में आया हूँ पॉलिटिक्स में। पार्टी तो हमारे, तब तो मैं अकेला था, जब मतलब अरविंद जी नहीं थे, अन्ना का आंदोलन नहीं था, वो तो दिल्ली की बात है। बट मैं पॉलिटिक्स में 2007-8 में आया था, जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। ओके। शायद अगर अरविंद जी पॉलिटिक्स में नहीं होते तो शायद हम अकेले होते आज। पार्टी नहीं होती, लेकिन महराज होता। सर, आप पे ना बहुत लोगों की उम्मीद है, जैसे सब बोलते हैं कि आप गरीबों की आवाज हैं, या फिर बाकी जितने भी लोग बोल नहीं पा रहे थे आप उनकी आवाज बने। आपको कभी प्रेशर फील होता है कि मेरे से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं लोगों की? देखिए, मैं ये बोझ अकेला नहीं उठा रहा हूँ। आपने अगर मुझे बड़े करीब से देखा होगा, आप शायद जानते नहीं हैं, मैं लोगों को जगा रहा हूँ, हर इंसान को उसकी औकात बता रहा हूँ कि हमारा है क्या वजूद। देखिए, इंसान ऊपर वाले ने बनाया है, ये बड़ा खूबसूरत है, चाहे वो कोई भी है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हर इंसान कीमती है, मेरे यहाँ हर इंसान की एक अहमियत है, और इंसान अगर इतना कीमती है तो वो इंसान कोई भी हो बहुत कुछ कर सकता है। बस समझ, ये प्रॉब्लम है कि आप खुद को कितना समझते हो कि हम हैं क्या। देखिए, वैसे मैं भी एक आम परिवार से आता हूँ, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए करोड़ों भी खर्च करो तुम नामुमकिन है। यहाँ मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, लेकिन वो खुद कहते हैं कि वो चाय बेच कर आ रहा था, ट्रेन से आता है ना। तो ट्रेन से आने के बाद, चाय बेचने के बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है, कैसे, है ना, वरना तो अडानी या अंबानी भी हो। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी इंसान दुनिया के अंदर आया बहुत कीमती है, बस उसको अपने उस वजूद का एहसास होना चाहिए कि मैं हूँ क्या। खौफ, देखिए, मौत बरहक है, इंसान भागेगा, मौत से भाग नहीं सका आज तक कोई, और आप डर से भाग जाओगे, ये मुझे मार देंगे, अगर आपकी मौत
कंफर्म है तो आप उससे मौत अटल है, इतना ईमान तो होना चाहिए। देखिए मैं मुस्लिम हूँ, मैं इतना ईमान रखता हूँ, मौत बरहक है, इससे आप भाग नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो जान बचाते बचाते भी मर जाते हैं। कोई सैल सपाटा करना जाता है, मतलब टूरिस्ट बन के जाता है, वो भी मर जाता है। कोई घर के लिए जाता है, वो भी मर जाता है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊंगा। यहाँ पर हमारे एक बारी हुआ था कि एक आदमी की मौत हो गई थी, उसके बेटे, नौजवान बेटे की मौत हुई थी। ये 2-3 साल पुरानी बात है। गालबन वो केएस ऑफिसर था, उनकी मौत हुई थी। तो फिर उनके फैमिली वालों को पता चला, ये किश्तवाड़ के शायद में भी लोग थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। फिर ना उनकी फैमिली जम्मू में आए उनको लेने शायद। तो जब वो लेने के लिए आए तो उन्होंने वो जब डेड बॉडी उठाई तो किश्तवाड़ के लिए जा रहे थे ना वापस। तो क्या हुआ कि अब डेथ तो लड़के की हुई थी, फिर जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में जो लोग उसके परिवार के थे, उसमें शायद माँ बाप भी थे उसके, तो फिर उनकी गाड़ी भी खाई में जाके गिरी। फिर ना उस लाश के साथ 3 लाशें गई। तो कहने का मतलब यह है कि मौत से आप भाग नहीं सकते हो। अब जहां एक का क्रियाकर्म करना था और जो लोग उसको लेके जा रहे थे उनको ये पता नहीं था कि हम भी मरेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, बस ये है कि उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर आए हो, कुछ करो और अपने हक के लिए कम से कम लड़ो। आप दूसरे पे निर्भर क्यों रह रहे हो। और इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल बताऊंगा। सारा बोझ में उठा के नहीं जा रहा हूं कि लोगों को मुझ पे भरोसा है, मैं पता नहीं क्या करूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक ना हम सब मिलकर अपने वजूद का पता करें कि हमारे पास ताकत कितनी है। उसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं। अब हर आदमी अपने घर के अंदर बड़ा है? अपने परिवार से हर कोई भिड़ता है, हर कोई अपने घर के अंदर ये कहता है कि मैं समझदार हूं। चाहे कोई भी हो, आप किसी छोटे घर को बड़े घर को ले लो, अपने घर के अंदर सब समझ। और ये घर की तरह है, जैसे आप घर को देखते हो वैसे ही ये दुनिया है। दुनिया कोई अलग नहीं है। ये जो आप बाहर निकलोगे उस दुनिया से तो ऐसा ही है, घर जैसा माहौल होता है। बस उस आदमी को अपने घर से लड़ने के बजाय, अपने परिवार के लड़ने से बजाय ये देखना है कि जब बड़ा आदमी उसका हक छीनता है तो उससे भी वैसे ही लड़ना है जैसे वो अपनों से लड़ता है। बस ये एक सिंपल सा फंडा है हमारा। देखिए घर के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात आपने देखे होंगे कि अपने भाइयों के साथ झगड़े, कोर्ट कचहरियों में मार धाड़, पता नहीं क्या क्या होता है। और हर फैमिली के अंदर, चाहे वो बीवी के साथ उसका हो या भाइयों के साथ हो या माँ बाप के साथ हो या किसी भी रिश्तेदार के साथ हो, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अपने खून में से है, अगर आप किसी को भी पूछोगे। लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको गिराने के लिए, उससे अपना हक छीनने के लिए वो कोर्ट कचहरियों तक जाता है। और मैंने देखा है छोटी छोटी चीज पे भी, मतलब इतना वो एक स्पार्क नेग्लेक्टेड बरंदा हाउस आपने सुना है, मतलब छोटी सी चिंगारी को इतना बड़ा कर देता है। हालांकि वो मामला निपटाया जा सकता है, लेकिन उसके बरकस अगर एक बड़ा आदमी, बड़ा ब्यूरोक्रेट, बड़ा पॉलिटिशियन, दूर दूर का वास्ता, न रिलेशन में, न काम धंधे में, न जमीन दिया है, न मकान दिया है, न कभी खाने को दिया, अगर वो उसका हक एक गरीब का छीनता है ना, उसके सामने झुक जाता है ना। उसके सामने पैर भी पकड़ता है। अगर वो पैर अपने अपनों के पकड़ेगा, उनको माफ करेगा या अपने परिवार के लोगों से मिन्नतें करेंगे तो शायद हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लूटने वाला ब्यूरोक्रेट या बाहर का, उसके सामने हम झुक जाते हैं। हमने झुकना नहीं है। जो तरीका हमारा अपनों के साथ है, वो तरीका हमने उन लोगों के साथ इख्तियार करना है जो हमारे हक पे डाका डालते हैं। और मैं लोगों को उस तर्ज पे देखना चाहता हूँ। वो लड़ाई वो खुद लड़े, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी शनाख्त को बाकी रखने के लिए वो लोग लड़े। अब अगर आप कहेंगे कि महाराज क्या करेगा, मैं वो नहीं कर सकता, मैं तो अपना वजूद बाकी रखने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो कम से कम लोग अपनी तो लड़ें, अपनी तो लड़ें। घर वालों से जितना लड़ते हो, उनके खिलाफ कोर्ट केसेस करते हो, एक आदमी को पकड़ के घसीट तो लो कोर्ट में। एक जालिम के खिलाफ मुंह खोल कर तो देखो। अपनों के खिलाफ तो वीडियोस भी हुआ। इंसान का सबसे, चाहे हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, मुझे एक आदमी ने कहा, मैंने कहा मुझे एक 85 साल वाला बुजुर्ग लाकर खड़ा कर दो, आप उससे पूछना, आप भी तो ये पॉडकास्ट बना ही रहे हो, आप किसी एक इंसान, बुजुर्ग इंसान से पूछना, उसको पूछना आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन रहा है। वो हमसाये की बात नहीं कर, हमसाये का मे भी हो भी सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएगा अपने रिलेशन में, परिवार के अपने परिवार में से उसका दुश्मन, आपका दुश्मन मैं नहीं हो सकता हूँ।
चाहे आप हिंदू हैं मैं मुसलमान हूँ, और हिंदू का दुश्मन मुसलमान है ही नहीं मरते दम तक जी। उसका गांव के बाहर कोई दुश्मन है ही नहीं। पता कर लेना, अगर कोई एक आदमी ऐसा निकलेगा मुझे बता देना। मैं कह रहा हूं कि हम किस सोच से हैं, मतलब हम जानते हुए भी अनजान कैसे बन रहे हैं। इंसान जो मरने की कगार पे इस वक्त 80 साल का भी है ना, उसको भी पूछ लेना, यकीन जानना, वो बताएगा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे परिवार में से और मेरे खून में से। धर्म हमारे दुश्मन नहीं है, बस हमारी सोच हमारी दुश्मन है। हम जो देख रहे हैं हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। देखिए मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैं बहुत बारीकी से इन चीजों को देखता हूं। मेरा तो दुश्मन अब मेरा अपना है। चाहे मैं यहाँ इस मुकाम पे खड़ा हूं, पूछ लेना, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जब भी मुझे कोई पीछा करेगा तो मेरे अपने खून का होगा, अपने रिश्ते का होगा, बाहर का नहीं है। और आप भी इसे अगर महसूस करना चाहें तो पता कर लेना किसी एक बुजुर्ग को, चाहे वो किस भी फिरके का हो। मैंने आपको एक ही बात बताई, हिंदू का दुश्मन मुसलमान नहीं है, मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है। हम खुद अपने दुश्मन है। जो भी इंसान है वो अपने परिवार का दुश्मन है, अपनों का दुश्मन है। और यही दुनिया है और यही जिंदगी और यही हकीकत है। इस हकीकत को समझना है। और जो हमको लूट रहे हैं, जिन्हें हम दोस्त समझते हैं या जिन्हें हम अपना समझते हैं या जिन्हें हम अपना मुस्तकबिल देखना चाहते हैं जिनके हाथों में, वही हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। और उन्हीं के खिलाफ हम सबको खड़ा होना है। जी, जैसे आपने ये बात की, तो बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया के बाहर सारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई ही हैं। देखिए ऐसा है, जो बात मैंने आपको बताई ना, आप बड़ी सेलिब्रिटी से ये काम अभी थोड़ा कुछ टाइम के लिए छोड़ देना। अब आप ना कुछ उम्र रसीदा लोगों को पकड़ो, उनके दिलों को खंगालो, उनके वक्त को दिखाओ, उनको पूछो कि आप हकीकत बताओ, और वो झूठ नहीं बोलेंगे अब उस उम्र में, जिस उम्र में वो है ना, क्योंकि उनको पता है अब मरने, क्योंकि चाहे वो 100 साल जिए, लेकिन उनको पता है अब हमारी जिंदगी नहीं है, अब हम उस उम्र में, लेकिन वो आपको बताएंगे, उनसे सीखने को मिलता है एक्सपीरियंस। अगर आप देखिए, अगर हम ऐसे लोग हैं, अगर हम किसी बुजुर्ग को देखेंगे ना, वो बोलेगा मैंने दुनिया में ये किया था, फिर मैं 15 साल का था, 18 साल का था, फिर मैंने ये तो की, फिर मैंने वो की, बोलेंगे छोड़ यार बुड्ढा है। लेकिन वो सही बोलते हैं, हमने उसके दौर को नहीं देखा है, लेकिन हम उसकी बातों पे भी यकीन नहीं करते। एक बारी उनसे पूछ लेना, अब जो है सीनियर सिटीजन से ना, आप एक बारी बात कर लेना, और जो वो बोलेंगे, वक्त के हालात क्या हो सकते हैं, ये जो जितने भी माहौल बना है, जितने भी हालात बन रहे हैं, ये पॉलिटिशियन अपने लिए करता है। सियासतदान सिर्फ अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए ये माहौल में अफरा तफरी करता है। बाकी जो लोग होते हैं, लोग वो जीना चाहते हैं, लोग मरना नहीं चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, बस वो कौन हिंदू किसको मारना चाहता है, कौन मुसलमान किसको मारना चाहता है। वक्त के हालात पैदा होते हैं और वो किए जाते हैं। नफरत का बाजार जब गर्म होता है तो फिर इंसान वो चीजें करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों के पास दिमाग है, ऊपर वाले ने इंसान बनाया है। अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, मेरे जैसा आदमी इस ऐवान का हिस्सा बन सकता है, तो सोचो वो जो बाकी लोग हैं, हाँ जो एबनॉर्मल होगा उसकी बात नहीं करूंगा, है ना, जो आप जिसका जहनी बेचारे का कमजोर होगा, जो दिखेगा दूर से ही कि यार इसका दिमाग नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो एक आम आदमी की तरह, मैं भी एक आम आदमी हूँ, आम परिवार से हूँ, आम सोच रखता हूँ। आज तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आज से पहले तो मुझे सुनना कोई नहीं चाहता था, हालांकि बात यही करता था, बात ऐसी ही करता था, मैं था ही ऐसा, लेकिन तब कोई मानना नहीं चाहता था, मानता ही नहीं था। लेकिन ये है कि इसके बारे में समझ जाए और लोगों को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने वजूद को बाकी रखने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए। जी सर, जम्मू एंड कश्मीर में ना अभी इसमें बहुत मुद्दे हैं। अभी एट प्रेजेंट में अगर आपको एक पावर दे कि आपको अभी कोई एक मुद्दा हल करना है जो आपको लगता है अभी सख्त जरूरत है उसकी, तो वो क्या रहेगा? किया जा सकता है, देखिए सब कुछ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ जिसका वजूद मेरे पास हो। देखिए ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी, इतनी सोच है, सलाहियत है, और खुद भी सोच सकता हूँ कि इस चीज को अगर ठीक करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। वो सारे प्रोसेस हमारे पास, जैसे अभी मैं एमएलए बना ना, आपने कहा कि आप क्या कर सकते, अभी मैं एमएलए बना हूं तो मैं जो कर रहा हूं तो शायद वो भी सबसे बेहतर है ना। सबसे बड़ी बात है जो मेरे पास फंड आ रहा है, ठीक है, आप छोटी सी मिसाल लो, मेरे पास 100 करोड़ या 300 करोड़
आता है तो मैं उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। और वो मैंने किया, अभी मेरे पास CDF आएगा जी। मैं वो जो है ना, वो जो उसका हकदार है उसको दूंगा, है ना। और ये मेरा काम रहा है, ऐसा नहीं कि नई बार कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, जिन लोगों ने मुझे इतनी इज्जत, इतना सम्मान, मेरे पास अमानत है, लोगों की अमानत है, उसमें खयानत नहीं करूंगा तो इससे बढ़कर आपको बड़ा सबूत क्या चाहिए, मैं कर क्या सकता हूँ। उसके अलावा जब बड़े पैमाने पे आप बात छेड़ रहे हैं, करप्शन को भी रोका जा सकता है ना। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, माफिया है, इन चीजों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए, कंट्रोल करने के लिए आपको डिसीजन मेकर होना चाहिए। डिसीजन मेकर बनने के लिए आपको वो पोस्ट होनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास वो पोस्ट है, आपके पास कंट्रोल में है, तो फिर अगर आप नहीं कर रहे हैं, फिर आप नाअहल हैं, बिल्कुल, है ना। तो मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर नोटबंदी रात के अंधेरे में की जा सकती है ना। तो अगर देश के अंदर कोरोना को भगाने के लिए पूरे देश से थाली पिटवाई जा सकती है ना। मतलब देखिए ना, मतलब एक लीडर जो भी फैसला करेगा करना है ना। तो यही चीजें मैं बता रहा हूं कि लीडर कुछ भी कर सकता है, वो पावरफुल है, लेकिन पावर हो, बात पावर की है। और जितना मेरा वजूद है, मैं वजूद से ज्यादा काम करता भी हूँ और करूंगा भी। आपने कहा अगर आपको बताया जाएगा, अगर मेरे वजूद में होगा तो सवाल उसके बाद अगर खड़े किए जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन हमारी इस पे सवाल या निशान लगाना, आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए, फौज जंग लड़ती है, लेकिन लड़वाने वाला एक होता है ना। उसके पीछे एक ही का दिमाग होता है। जंग करनी है नहीं करनी है वो एक आदमी तय करता है। जिसका दिमाग खिसक गया, बोला जंग लड़नी है, फिर फौज चाहे ना लड़े, उसको लड़ना पड़ता है ना। तो यही बात है कि आपको डिसीजन मेकर होना चाहिए, और डिसीजन अगर आप लेंगे तो यकीनन माहौल में तब्दीली आएगी। ऐसा नहीं है, इस दुनिया को चलाने वाले लोग ही हैं, है ना। आप खाली वक्त में क्या करते हैं? खाली तो वक्त होता नहीं है, ये सही बात आपने पूछी। देखिए, जब मैं कहीं होता हूँ, ये तो मेरा मामूल रहा है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे से बेहतर कब और कैसे हो जाए, है ना। हमेशा यही सोचता हूँ, फिक्र रहती है वो काम कैसे करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। मतलब जब बात ही वही होती है तो दिमाग में उसके अलावा क्या ही आएगा। कभी ऐसा टाइम नहीं रहा है, और ये बचपन से मामूल रहा है। सुबह जब घर से चाय पीकर निकलता था तो शाम को लौटते वक्त मैं बहुत कुछ करता था, और फिर शाम को सोचता था अब आज मैंने किया क्या। तो कभी उस चीज से हट के मौका ही नहीं मिला। तो कभी कभार खेलने का मन करता था तो खेलने के लिए वक्त नहीं था। अपने शौक तो छोड़ दिए, बस लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, लोगों के सपनों को संवारने के लिए अपनी जिंदगी दी है। क्योंकि किसी एक को तो खड़ा होना पड़ेगा, अपने शौक छोड़ने पड़ेंगे, अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, तभी जाके तो आप कुछ करोगे। ये तो अब वक्त ऐसा आ गया कि आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज से पहले जो मैंने चीजें देखी हैं या फेस की है, वो तो ऊपर वाला ही जानता है और मेरे लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ना बहुत लोगों से मिलते हैं। अभी मैंने आपका इंटरव्यू देख रही थी, आपने कहा था कि आप जब डोडा जा रहे थे आपको बहुत से लोग मिले जो आपको जानते भी नहीं थे। तो कोई ऐसी मुलाकात इन दिनों रिसेंट हुई है जो आपको दिल तक रही है और आगे तक रहेगी? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से भी मिला हूं उन्होंने यही कहा है कि ऐसे नहीं होता है, वैसे होना चाहिए। तो ऐसे सियासत नहीं होती है या ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, सच सच है, आप सच से मुंह नहीं फेर सकते, और सच के अलावा मैं झूठ उगल नहीं सकता हूँ। अगर मुझे ये कह दे कि आपने तकरीर में ये बात बोलनी है, अगर मैं उसके बारे में जानता हूँगा ये करप्ट है, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में अगर हो तो मेरे दिल से वो आवाज नहीं निकलेगी, और मैं वो चीज नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर पता नहीं होगा फिर एक अलग बात है। वैसा तो कोई लम्हा नहीं है, वैसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ बातें हैं जो याद रही हैं। बहुत सारे लोगों ने मिले भी, कहा कि ऐसी सियासत नहीं होती है, ऐसा तरीका नहीं है, ये है वो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे इस काम पे सवालिया निशान खड़े किए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा था बहुत मुश्किल है, और हम, यकीन जानिए, अकेला एक आदमी जंग लड़ रहा था, है ना, जिसको सहारा देने वाले घर वाले भी नहीं थे, है ना। और इस काम में मेरे साथ
मुश्किल से एक या दो आदमी थे, और वो भी वैसे नहीं थे कि उनका वो बहुत बड़ा नाम था, वो भी मेरी तरह, मेरे से बदतर उनके माशरे में ना बात होती थी, छोटे थे। ऐसा कोई लम्हा नहीं है जिसने ये कहा हो कि आप कुछ कर सकते हो, है ना। तो कैसे याद रहेगा जब जब जहां जहां जाते थे लोग यही कहते थे, बेटा ऐसा नहीं वैसा, क्योंकि सियासत को इन्होंने ऐसा ही देखा था, है ना। हाँ से हाँ मिलाओ, झूठ बोलो, उनको ठग के, इनका मतलब ये तरीका हमें अच्छा। और हमने जो सियासत की है, हमने सच की बुनियाद पे की है, झूठ का सहारा हमने लिया नहीं, और झूठ की बुनियाद पर हमने राजनीति आज तक नहीं की है। किसी को धोखे में रख के उसे ये बताएं कि अब आपको ये देंगे फिर आप वो करो, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा एक उसूल रहा है, मैं लोगों के घरों में जाता नहीं हूँ। आज भी जब मातम होता है तो उनकी ताज़ियत पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि एक रिवाज था। मुझे अपने लोगों ने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। मैं उन लोगों के लिए नहीं हूँ जो दुनिया को छोड़कर जाएगा, मेरा उसके साथ क्या काम है ना। शादी में मेरा क्या फन है, मैं ना शादी में जाता हूँ ना मातम पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो काम करना है मुझे वही काम करने दो। लेकिन मुझसे आपको हर चीज में उम्मीद है तो मैं क्या क्या करूँ। और वो जो रिवाज रहा है, अगर आप यकीन मानेंगे, उससे लोग खुश होते थे। नहीं, लीडर आ गया, हमारी ताजियत पे आ गया, चलो जी हम इसी, नहीं, लीडर का जो काम है उससे वही काम लो। मैं लोगों को ये बता रहा था, बहुत कहाँ है कोई ऐसी सलाह होती, किसी ने कभी हिम्मत दी होती तो मान लेता, है ना। तो वैसा नहीं है, किसी ने हमें हिम्मत दी हो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। चाहे जिसने मेरा साथ भी दिया हो, एक दो लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी बीच बीच में कहा था ये तरीका नहीं, वैसा तरीका। देखिए, मेरा एक अपना तरीका है, मेरा दिल कहना चाहिए मैं गलत कर रहा हूं तो, जैसे मैंने पिछले दिनों कुछ बातें बोली, लोगों ने कहा आपने ऐसा कहा, मैंने अगर वैसा कहा, मैं कौन सा इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं माफी ना मांग सकूं। मैं भी इंसान हूं, लेकिन मुझे लगे तो सही कि मैंने कुछ गलत बोला, मैंने कुछ झूठ बोला। जब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने कहीं गलत, हाँ ये बात है कि सच कड़वा है, अब वो दिल में नहीं उतरेगा, वो बात अलग है। अब मुझे बताओ कि धर्म की बात होती है, हर आदमी धर्म को मानता है, लेकिन शराब तो कोई पीता है, कोई धर्म को मानने वाला ही पी रहा है, कि बिना धर्म के कुत्ते तो नहीं पी रहे, माल मवेशी तो पी नहीं रहे जी। कोई इंसान ही है, कोई धर्म का ही है जो इसे पी रहा है, और जो इसको पी रहा है उसका तो धर्म ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब जो धर्म का उल्लंघन कर रहा है, शराब पी रहा है, नशा ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, उसका कौन सा धर्म है। वो क्या बोलेगा कि मेरा कोई धर्म है। मुझे नहीं लगता उसका कोई धर्म है, और ना वो धर्म को मानता है। इस चीज को समझने के लिए दिक्कत क्यों हो रही है ना। अगर वो इस फिरके से है या उस फिरके से है, भाई उसका धर्म ही नहीं है, और आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो। और यही लोग हैं जो पी रहे हैं, जिसमें सब फिरके के लोग, और जो पी रहा है वो धर्म को मानता ही नहीं, वो तो किसी को नहीं मानता है। जो शराब पिएगा उसका कौन सा धर्म। बिल्कुल। तो आपकी तरफ से एक अच्छा सियासतदान क्या होगा। देखिए, सियासतदान वही होता है जो मजलूम के साथ खड़ा हो जाए। मैंने अपने आवाम के साथ वादा किया है, मैंने कहा था, पहले होता था ये कि जो बड़े लोग होते थे ना इलाके के अंदर, उनके साथ पॉलिटिशियन होता था, और जब वो मजलूम किसी दफ्तर में किसी एक ऑफिसर के पास गुहार लगाने जाते थे ना, तो उनको प्रेशर आता था वो गांव के उस पॉलिटिशियन के, उस वर्कर से। मैंने उनको कहा है कि मजलूम की सुनवाई मजलूम के साथ आज महराज खड़ा है, तब वो नहीं होते थे। एक वो असली लीडर वो है जो अपने दलालों के साथ नहीं, अपनी आवाम के साथ खड़ा हो, जो आवाम की मुश्किलों को समझे। देखिए, वोट आपको लोग देते हैं, आपको कोई वर्कर वोट नहीं देता है, ख्वाह आपका वर्कर कितना बड़ा हो, कितना ज़हीन हो, कितना समझदार हो ना, वोट आपको आवाम करती है, और फैसले आपके आवाम के लिए होने चाहिए। अगर आप आवाम के लिए नहीं हैं, अगर आप अपने परिवार में से किसी अपने लोगों के लिए किसी का गला घोंटते हैं, तो मैं उसे लीडर नहीं मानता। लीडर वो होता है जो अपनी जान और माल की कुर्बानी औरों के लिए लगाए, है ना। मेरा ये रहा है। देखिए, मैं तो खुद को समझता हूँ, जितना मैंने बाकियों को देखा है मैं उससे हटके हूँ। हमने हमेशा कोशिश की है, मैंने तो अपना वक्त भी दिया है, माल तो तब था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, अपनी जिंदगी दी, अपना वक्त दिया, अपना माल जितना था मैंने आवाम पे लगाया। और मैं चाहता हूँ कि लीडर, ये जो सियासत है ना, सियासत ये बिजनेस नहीं है। सियासत वो आदमी कर सकता है
जिसे दुनिया की हवस ना हो, वो एक लीडर है। अगर आप कहेंगे लीडर कौन है, तो मैं कहूंगा जिसे दुनिया की हवस है, जिसे पैसे का शौक है, वो लीडर नहीं है। और अगर कोई इस नियत से आए कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, लीडर बन जाऊं, तो फिर खरबों रुपया बना लूं, तो उसके लिए सियासत जरूरी है। उसके लिए बिजनेसमैन जैसे अडानी अंबानी, उन चीजों को, उन लोगों को शोभा देते हैं, वो बिजनेसमैन है, कमाई। सियासत में आने के लिए आपको सारी चीजें छोड़नी है। ये एक ऐसा काम है, आप इसे यूं मान के चलिए, लिल्लाहियत के लिए, मतलब ऊपर वाले की रजा के लिए आपको काम करना है। आपने अपने लिए नहीं करना है, अपने घर के लिए नहीं, आपने औरों के लिए करना है। जो इस किस्म का नजरिया रखता है वही सियासतदान बन सकता है, और अच्छा एक लीडर जैसे आपने कहा जी। और उसमें ये खूबी का होना बड़ा जरूरी है, और उसी से माहौल बदलेगा, उसी से लोगों को इंसाफ मिलेगा। और मैं तो मानता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, कभी एक वक्त आएगा मैं बात करूंगा और आप सुनेंगे। कुछ चीजें हैं जो अभी हमने बयान नहीं किया, हम करेंगे किसी दिन, जब वो मौका मिलेगा, जब वो स्टेज मिलेगा। अभी मेरे लोग उस काबिल नहीं है कि मेरी हर बात को समझ जाए, है ना। अभी वो वक्त नहीं आया है कि जब मैं अपनी बातें रखूं। कुछ चीजें अभी भी पर्दे में है, मैं बैठ के बात करेंगे, जब वो वक्त आएगा तो अपनी बात जरूर रखेंगे। बिल्कुल सर, हम इस पॉडकास्ट की लास्ट लेग में हैं। आपसे बातें करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी शायर के पास बैठी हूँ और वो अपनी जिंदगी के तजुर्बे के बारे में बता रहा है। अगर आपको इस अपनी जिंदगी का जितना भी आपने अभी साल जिए हैं, उस तजुर्बे को रखना होगा सामने, तो आप कैसे रखेंगे ताकि लोग कुछ सीख सकें? ईमानदारी, सच्चाई, बेबाकी, है ना। ताकतवर से डरना नहीं, मजलूम का साथ छोड़ना नहीं, मजलूम के साथ जुल्म हो तो उसके साथ खड़ा होना और उसमें अपने आप को खुशकिस्मत समझना, और यही सुकून देता है आपको। जब आप जालिम का साथ मजलूम के खिलाफ दोगे, एक तो ऑलरेडी, और उसकी आह लगने में देर नहीं लगती है, और अगर उसकी आह लग गई और आप एक जालिम के साथ उसके साथ में बैठने की ख्वाहिश इसलिए करोगे कि मैं गरीब को उसके हाथों लुटवा दूं। देखो, छोटी बात में आपको, हम फखर समझते हैं हमारे लोग कि एक बड़े आदमी के साथ बैठकर फोटो खिंचाएंगे, उसके साथ चाय का कप पिएंगे और मजलूम को उसी से लुटवाएंगे। और ये मेरे माशरे में हो रहा है। मेरे माशरे में किसी तहसीलदार के साथ याराना, एसडीएम के साथ, डीसी के साथ, पुलिस के बड़े अधिकारी के साथ, और वो दलाली का काम करता है और खुद को माशरे में कहता है मैं बड़ा हूँ। करता क्या है, गरीब की दलाली कर, उसको बोलता है पैसे दे मैं तेरा काम करवाऊंगा। वो क्या, ये बड़े लोग हैं। ये चीजें नहीं है। बस मैंने कहा जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, बेबाक बनना पड़ेगा, किसी भी जालिम से डरना नहीं है, जुल्म के सामने आपको झुकना नहीं है, अपने लिए नहीं। अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपने मजलूम के साथ भी खड़ा होना है। अभी कोई रास्ते में कोई पिट रहा है तो आपको पूछने का हक बनता है, पूछना है। मैं बहुत जगहों पे देखता हूँ तो लोग क्या ना वहां से निकल जाते हैं, कहते हैं हमारा क्या है। कभी ये एहसास नहीं करते हैं अगर हमारे ही घर का हो, अगर हमारे ही बच्चे को कोई पीट रहा हो, फर्ज बनता है आपने उसका पूछना है कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। तो दर्द रखना, इंसानियत का दर्द रखना, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल करते हो, अपने परिवार के लिए ये सारी चीजें करते हो, और जिस परिवार के लिए लोग करते हैं ना, वो परिवार के बच्चे भी उस माँ बाप के नहीं निकलते हैं। जब आप लोगों के लिए कुछ वक्त गुजारोगे ना, देखना लोग आपको उम्र भर याद करेंगे। हो सकता है मैं शायद गलत भी हूं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन माँ बाप ने अपनी जिंदगी का पूरा पैसा अपने बच्चों पे लगाया हो, और फिर जब वो बुढ़ापे के उस स्टेज में हों तो वो बच्चे उनके साथ नहीं देते, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप जिन नस्लों के लिए अपनी जिंदगी दे रहे हो, कम से कम इंसानियत के लिए कभी एक साल देख कर देखो। और जिस दिन आप में से, या आप भी अगर कोशिश कर लेना, अगर चाहो तो कभी एक साल ना इंसानियत के लिए जी कर देखना, लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं। जीने के लिए आप लोगों के लिए जीना, मगर ये बड़ा मुश्किल है, कठिन है ये थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप जियोगे ना तो आपको सुकून मिलना बाद में, थोड़ा इसमें वक्त लगेगा। दूसरे का दर्द दिल में रखना, इसके लिए आपको वक्त लगेगा, क्योंकि ये मैं समझ सकता हूँ और मुझे तो आज सुकून है, क्योंकि मैं हर आदमी का दर्द बांट भी सकता हूँ और इस दिल में जगह भी दे सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा वक्त गुजारा है। और लोग कहते थे मैं चीखता हूँ, मैं चीख नहीं रहा हूँ, ये लोगों का दर्द है और उस दर्द को मैं बयान करता हूँ। मेरी आंखों के सामने जब मैं बोलता हूँ, मेरे सामने वो सारा वो सीन, मेरे लोग मेरे सामने होते हैं,
है ना, तब जाके ये आवाज निकलती है और इस आवाज में वो ताकत होती है। यही है कि बस सच्चाई का साथ देना है, दुनिया के अंदर रहना तो है नहीं किसी ने, है कि नहीं। अब किसका वक्त कब है वो तो पता नहीं, लेकिन जितना भी है बस इज्जत से जियो जी, है ना। बिल्कुल। और कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई ये बोलेगा कि मैं बड़ा हूं, नहीं, फिर तो इस आह्वान के अंदर मेरे जैसा आदमी है ना। जी। तो ऐसा नहीं है, बड़ा कोई भी बन सकता है, छोटा नहीं बनना है। ऊपर वाले ने इंसान बनाया है और इंसान में भेदभाव नहीं रखा है। उसने दिमाग दिया है, उसने आंखें दी है, उसने वजूद दिया है। और अगर हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। दिमाग को लगाना है, इससे अच्छी चीज सोचना है। इंसान को दो रास्ते, एक सही है एक गलत है ना। और मैं ये समझ रहा हूं कि मैं सिर्फ सच्चा हूं और लोग इतना कर रहे हैं ना। मैं क्या कर, मैंने तो किसी को कुछ दिया नहीं, लेकिन फिर भी लोग इतनी हमदर्दी रखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सच बोलता हूँ जी। आप सोचो कि सच्चाई के रास्ते में अगर इतना नाम है तो बुरा बनने की क्या जरूरत है ना। बिल्कुल। सच्चाई में अगर इतना मजा है, इतना अच्छा है, तो बुरा बनने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, यकीनन उनको भी समझना चाहिए, अगर आपके इस वीडियो को देखेंगे, कि अगर मैं आपके लिए बोलता हूं, आपकी गलतियों को झंझोड़ता हूं, आप मजलूम के साथ जुल्म करते हो, लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो आपने भी अपने नजरिए को बदलना चाहिए। आपने भी अपनी उन हाथों को, उस सोच को, उस लूट को रोकना होगा, है ना, ताकि आपका भी लोग नाम ना इज्जत से ले। वरना ब्यूरोक्रेट क्या होता है कि लूट तो लेता है, वो किसी से रिश्वत लेके किसी का काम तो करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि पीठ के पीछे कितनी गंदी गंदी गालियां देता है। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे मुंह के सामने भी लोग तारीफ करके जाएंगे और पीठ के पीछे भी इतना दावे के साथ बता सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों को बता रहा हूँ जो खुद को इज्जतदार समझते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, जिससे आप लूट करके, वो तो आपके पैरों में वक्ती तौर गिर भी जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद, आपके दरवाजे के बाहर निकलने के बाद वो लोगों में आपकी तारीफ कैसे करता है वो कभी सुन लेना, है ना। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे जो घर में आएगा या मेरे सामने बात करके जाएगा, और जब वो पीठ के पीछे बात करता है, उसका सबूत तो आप सबके पास है ना। अच्छा करो जो आपको बाद में भी अच्छा सुनने को मिले। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया हमें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। एंड फिर जल्दी मुलाकात होगी। देखिए, इसमें भी मुझे खुशी है आपके साथ, इसलिए वक्त, ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को वक्त देता हूँ, मिलते हैं जी, लेकिन आपकी इस मुलाकात से ना, ये मुलाकात बहुत सारे लोगों तक जाएगी। ये बातें ऐसी हैं कि अगर लोग इसको सुनेंगे, अगर बहुत सारे लोग इससे समझ जाएंगे ना, तो ये एक आम बात नहीं होती है जी, बिल्कुल। तो यही चीजें हैं, मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये तो आई, फास्ट जनरेशन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने इस्तेमाल लोगों को किया, इंसानों को जी। हालांकि टेक्नोलॉजी इंसान ने लाई थी अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ने ही इंसान को अपने बस में कर लिया। मैं चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान अच्छा करे, और जैसे आप कर रहे हैं, वरना कैमरा बच्चे भी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, मोबाइल सबके पास है, मोबाइल ने अपने मतलब घर के अंदर बात करने को टाइम नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल अच्छा करोगे तो यकीनन बेहतर होगा। बिल्कुल।